राजस्थान का एक ऐसा किसान आंदोलन जिसकी गूंज ब्रिटिश संसद तक सुनाई दी गई थी। एक ऐसा किसान आंदोलन जिसमें किसानों के साथ बहुत दुर्व्यवहार किया गया, उनको प्रताड़ित किया गया, आतंकित किया गया। महिलाओं के साथ भी दुर्व्यवहार किया गया, उनको बाल पकड़कर घसीटा गया, उनके गहने तक छीन लिए गए, उनके घर की फर्श को तोड़ दिया गया। तो इसी प्रकार की बहुत सारी घटना हुई थी शेखावाटी किसान आंदोलन में। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं राजस्थान के किसान आंदोलन से संबंधित शेखावाटी किसान आंदोलन के संबंध में। मैं रमन भारद्वाज, और आइए शुरू करते हैं। बात है वर्ष 1925 ईस्वी की। 1925 में ब्रिटेन की संसद का निम्न सदन, जिसे हाउस ऑफ कॉमन्स कहा जाता है, हाउस ऑफ कॉमन्स के एक सदस्य पैट्रिक लॉरेंस शेखावाटी के किसानों की आवाज उठा रहे थे। और शेखावाटी के किसानों की आवाज ब्रिटेन के उस संसद में, यानी कि निम्न सदन अर्थात हाउस ऑफ कॉमन्स में न केवल एक बार उठाई गई बल्कि दो बार उठाई गई थी। एक तो वर्ष 1925 में और एक 1935 ईस्वी में। तो पहली बार 1925 ईस्वी में किसके द्वारा उठाई गई? पैट्रिक लॉरेंस। ध्यान रख लेना, ये पैट्रिक लॉरेंस अलग हैं, जबकि 1857 की क्रांति जब हुई थी तो उस समय राजस्थान के जो एजीजी थे अर्थात एजेंट टू दी गवर्नर जनरल, वो जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस थे। ये आवाज कहां उठाई गई ये भी ध्यान रखना, हाउस ऑफ कॉमन। हाउस ऑफ कॉमन क्या है? ये हाउस ऑफ कॉमन, जिस प्रकार से भारत की संसद के दो सदन है, एक उच्च सदन और एक निम्न सदन, उसी प्रकार से ब्रिटेन की संसद के भी दो ही सदन है, एक उच्च सदन और एक निम्न सदन। और जो निम्न सदन है वहां पर जनता के चुने हुए प्रतिनिधि सीधे वहां जाते हैं, इसीलिए उसको कहा जाता है हाउस ऑफ कॉमन। अब शेखावाटी के किसानों की ये जो आवाज वहां पर उठाई गई 1925 में और दूसरी बार 1935 ईस्वी में, तो इसका पूरा जो श्रेय जाता है वो राजस्थान सेवा संघ के सचिव राम नारायण चौधरी को जाता है। उनके प्रयासों से ही ब्रिटेन के इस संसद में, इस हाउस ऑफ कॉमन में शेखावाटी के किसानों की आवाज उठाई गई। और न केवल यहां पर आवाज उठाई गई बल्कि इंग्लैंड से एक समाचार पत्र भी प्रकाशित होता था, डेली हेराल्ड, वहां पर भी इसके संबंध में खबरें प्रकाशित की गई। ध्यान रख लेना, डेली हेराल्ड। अब हम एक एक करके शेखावाटी के इस किसान आंदोलन के संबंध में बात करते हैं। देखिए, शेखावाटी जो है इसमें राजस्थान के 3 जिले सम्मिलित हैं, चूरू, झुंझुनू और सीकर। इसका कलर मैं चेंज करता हूं। राजस्थान के 3 जिलों को सम्मिलित रूप से शेखावाटी कहा जाता है, चूरू, सीकर और झुंझुनू। ये पूरा जो क्षेत्र है ये जयपुर राज्य के अंतर्गत आया करता था, यानी जयपुर रियासत के अंतर्गत आया करता था। और यहां पर टोटल छोटे बड़े 421 जागीरदार जागीरों पर शासन किया करते थे। 421। इन 421 ठिकानों या जागीरों में से 5 प्रमुख ठिकाने या जागीर हुआ करती थी, जिनको पंचपाणे कहा जाता था। पंचपाणे, क्योंकि संपूर्ण शेखावाटी का लगभग 75% भाग इन पंचपाणों के अंतर्गत अर्थात इन 5 जागीरों के अंतर्गत आ जाता था। 75%। हो सकता है आपसे पूछा जा सकता है पंचपाणे क्या है, तो शेखावाटी क्षेत्र में आने वाली प्रमुख 5 जागीरें। अब ये कौन कौन सी थी, इनके नाम ध्यान रखना। एक तो था नवलगढ़, नवलगढ़, इसके अतिरिक्त मंडावा, इसके अतिरिक्त बिसाऊ, ढूंढलोद और मालासर। इनको कहा जाता था पंचपाणे। अब मैं आपको लेकर चलता हूं वर्ष 1922 ईस्वी की ओर, और जगह है सीकर। तो 1922 में हम चलते हैं, इस सीकर की ओर चलते हैं। सीकर के एक नए ठिकानेदार बने थे जिनका नाम था कल्याण सिंह, और उनको कहा जाता था राव राजा कल्याण सिंह। आ जाइए। तो ये 2 इमेजेस आपको दिख रही हैं। एक तो ये इमेज है जो जयपुर के शासक थे सवाई मानसिंह सेकंड, मानसिंह सेकंड, जिनका शासनकाल 1922 से और 48 ईस्वी तक का रहा था। इसका मतलब शेखावाटी का जो किसान आंदोलन है उस समय जयपुर रियासत के जो शासक थे वो सवाई मानसिंह सेकंड थे। दूसरी, ये जो चित्र आपको दिख रहा है ये मैंने प्रतीकात्मक रूप से लगाया हुआ है, और ये हैं सीकर के ठिकानेदार या सीकर के जागीरदार राव राजा कल्याण सिंह।
राव राजा कल्याण सिंह। तो बात आती है 1922 ईस्वी की, और 1922 ईस्वी में कल्याण सिंह यहाँ के जागीरदार बने। और जब ये जागीरदार बने तो इन्होंने एक तो अपने से पूर्व जो ठाकुर थे, इनसे पहले के जो ठाकुर थे, इनके पिता, उनकी मृत्यु का भोज का आयोजन किया, जिसको हम नुक्ता कहते थे, मृत्यु भोज। दूसरा, इनके द्वारा नया शासक बनने पर जनता से एक टैक्स और लिया गया, लगान लिया गया, जिसको तलवार बंधाई या खड़ग बंधाई कहा जाता था, जो और भी कई जगह लिया जाता था अलग अलग नामों से, जिसको हुक्मनामा या पेशकशी भी कहा जाता है। इसके संबंध में हालांकि किसान आंदोलन के पिछले वीडियो में मैं आपको डिटेल से बता चुका हूं। तो तलवार बंधाई या खड़ग बंधाई। अब 1922 में राव राजा कल्याण सिंह ने ये कहते हुए जनता पर यानी किसानों पर ये कहते हुए लगान बढ़ा दिए, लागबाग बढ़ा दी कि अभी मुझे मृत्यु भोज का आयोजन करना पड़ा है और मैं यहाँ का शासक बना हूँ, मेरी आर्थिक स्थिति अभी इतनी ठीक नहीं है। ये कहते हुए किसानों पर इसने और ज़्यादा लागबाग और लगान बढ़ा दिए। लेकिन इस समय एक समस्या थी। समस्या ये थी कि यहाँ पर किसानों के पास में लगान देने के लिए तो बहुत दूर की बात है, स्वयं के पेट भरने के लिए भी अनाज नहीं था, क्योंकि 1922 में यहाँ अकाल की स्थिति थी और किसानों ने बढ़ा हुआ लगान देने से मना कर दिया। राव राजा कल्याण सिंह ने लगभग 25 से 50% तक लगान बढ़ा दिया था। लेकिन किसान कहाँ से देंगे? अकाल पड़ा हुआ, उनके खुद के पास में खाने के लिए अनाज नहीं है, तो यहाँ ठिकानेदार को कैसे देंगे? तो यहाँ पर जब किसानों ने थोड़ा बहुत विरोध किया तो कल्याण सिंह ने ये कहा कि इस वर्ष तो आप दे दीजिए, लेकिन अगले वर्ष यानी कि 1923 में मैं आपका ये जो लगान है ये कम कर दूंगा। तो एक आश्वासन दे दिया गया। लेकिन अगले वर्ष 1923 में भी राव राजा कल्याण सिंह के द्वारा किसी भी प्रकार का कोई टैक्स या लगान या लागबाग जब कम नहीं की गई तो अब किसान विरोध को आतुर हो गए। वो विरोध को उतर आए और यहाँ पर कल्याण सिंह के द्वारा बड़ी सख्ती से किसानों से ये लगान, लागबाग, टैक्स वसूल किए गए। तो इसके बाद जब किसान अब संगठित होने लगे तो यहीं पर 1924 ईस्वी में किसानों को नेतृत्व देने के लिए एक व्यक्ति का प्रवेश हुआ और वो व्यक्ति थे राम नारायण चौधरी। 1924 में कौन आए? राम नारायण चौधरी। अलग स्लाइड लेते हैं। 1924 प्रवेश हुआ राम नारायण चौधरी का। राम नारायण चौधरी ने प्रयास किया कि किसानों और ठिकानेदार के मध्य समझौता करवा लिया जाए। इनका भी काफी अच्छा प्रभाव था। कौन थे ये? ये थे राजस्थान सेवा संघ के सचिव, जिनके संबंध में मैं आपको समय समय पर बता चुका हूं। राजस्थान सेवा संघ, राजस्थान सेवा संघ जिसका कार्यालय अजमेर में हुआ करता था। हालांकि राजस्थान सेवा संघ की जो स्थापना वर्ष 1919 में हुई थी महाराष्ट्र में। कब? 1919 में। महाराष्ट्र में किस स्थान पर? वर्धा में। इसके प्रमुख नेता कौन कौन से थे? एक तो विजय सिंह पथिक, जिनका मूल नाम था भूप सिंह। अब बाकी लिखने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि पिछले वीडियो में मैं डिटेल से बता चुका हूं। तो इसके मुख्य नेता कौन थे राजस्थान सेवा संघ के? एक तो विजय सिंह पथिक, इसके अतिरिक्त राम नारायण चौधरी, माणिक्यलाल वर्मा, जमनालाल बजाज, जो इसके लिए फाइनेंशियल हेल्प दिया करते थे। 1919 में वर्धा में इसकी स्थापना हुई। बाद में 1920 में इस राजस्थान सेवा संघ का कार्यालय वर्धा से हटाकर और राजस्थान में स्थानांतरित कर दिया गया। और राजस्थान में कहाँ स्थानांतरित किया गया? अजमेर में। अजमेर जो जयपुर के ही पास में आता है, वर्तमान में राजस्थान का एक जिला है। राजस्थान सेवा संघ ने बिजोलिया के किसानों का भी नेतृत्व किया, बेगू के किसानों का भी नेतृत्व किया, बूंदी के किसानों का भी नेतृत्व किया और काफ़ी हद तक राजस्थान सेवा संघ के नेतृत्व में बिजोलिया के, बेगू के, बूंदी के किसानों को सफलताएं भी मिलती रही। राजस्थान सेवा संघ के द्वारा कुछ समाचार पत्र भी प्रकाशित किए जाते थे, जिनके माध्यम से राजस्थान सेवा संघ इन किसानों की समस्याओं को व्यापक स्तर पर उठाने का प्रयास करता था। कौन कौन से? एक तो वर्धा से समाचार पत्र प्रकाशित किया गया था सबसे पहले, वो था राजस्थान केसरी। जब ये राजस्थान सेवा संघ राजस्थान में आया, अजमेर में आया, तो यहां से पहला जो समाचार पत्र निकाला गया वो था नवीन राजस्थान। और जब इस पर सरकारों के द्वारा प्रतिबंध लगा दिया गया तो फिर एक नया समाचार पत्र नाम बदलकर निकाला गया, तरुण राजस्थान। तरुण राजस्थान, अब इसका नाम ध्यान रखना, तरुण राजस्थान का। वापस आ जाइए 1924 में, जब राम नारायण चौधरी का
इस किसान आंदोलन में प्रवेश हुआ। रामनारायण चौधरी ने किसानों और ठिकानेदार के मध्य समझौता करवाने का प्रयास किया, लेकिन ठिकानेदार किसी भी स्थिति में मानने को तैयार नहीं थे और बजाय मानने के किसानों को आतंकित, उत्पीड़ित और परेशान करने का कार्य किया गया। तो अब रामनारायण चौधरी के प्रयासों से ही इस किसान आंदोलन को व्यापक स्तर पर उठा दिया गया और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसको उठाया गया। एक तो रामनारायण चौधरी ने स्वयं इस समाचार पत्र में, अपने समाचार पत्र तरुण राजस्थान, शेखावाटी के किसानों की समस्याओं को उठाया और इसके अतिरिक्त रामनारायण चौधरी के प्रयासों से ही ब्रिटेन की संसद में, जिसके बारे में मैंने अभी आपको बताया, वर्ष 1925 ईस्वी में वहां के सदस्य, हाउस ऑफ कॉमन के सदस्य पैट्रिक लॉरेंस के द्वारा शेखावाटी के इन किसानों की समस्या को वहां पर उठाया गया था। ठीक है, अब यहां पर जब यह समस्या उठी हाउस ऑफ कॉमन में, तो इसका दबाव तो पड़ा और ठिकानेदार को यह सलाह दी गई कि क्यों ना आप वापस वहां पर भूमि बंदोबस्त करवाइए और नई दरों को आप वहां पर लागू करिए, इन किसानों की समस्याओं को निपटाने का प्रयास कीजिए। तो अब यहां पर ठिकानेदार कल्याण सिंह के द्वारा दिखावटी तौर पर कुछ प्रयास किए गए और कल्याण सिंह ने सबसे पहले क्या किया, बात आती है वर्ष 1925 से और 1928 ईस्वी के बीच की। 1925 से और 1928 कल्याण सिंह के द्वारा अब वहां पर भूमि सर्वेक्षण का कार्य करवाया गया और कल्याण सिंह ने क्या किया, जो जरीब की जो लंबाई होती थी, जरीब जिससे भूमि को मापने का काम किया जाता है, तो जरीब की जो लंबाई है उसको घटाकर छोटा कर दिया गया। इससे फायदा ये होने वाला था कि जो भूमि है अब उस भूमि को ज़्यादा मापा जा सकता है, यानी कि अब बीघा की संख्या बढ़ जाएगी और अगर कल्याण सिंह के द्वारा लगान कम भी कर दिया जाएगा, टैक्स कम भी कर दिया जाएगा, तो बीघा की संख्या बढ़ने के कारण पहले जितना या पहले से अधिक लगान वसूल किया जा सकता है। मैं समझाता हूं आपको, कुछ इमेजेस के साथ बताता हूं। जैसे मान लीजिए आपका ये एक खेत है और इस खेत का जो एरिया आता है वो आता है 5 बीघा, तो आप कितना लगान देंगे, 5 बीघा के हिसाब से आप लगान देंगे। लेकिन जब अब कल्याण सिंह के द्वारा यहाँ पर भूमि सर्वेक्षण का कार्य कराया जाएगा तो जरीब की जो लेंथ है, यानी फीता मान लो आप एक हिसाब से, फीते की जो लेंथ है वो छोटी कर दी जाएगी। अब जब छोटी कर दी जाए तो पहले जो आपकी 5 बीघा थी अब वही बढ़कर आपकी टोटल कितनी हो जाएगी, मान लीजिए 8 से 9 बीघा हो गई। एक अंदाजा बता रहा हूं मैं, 8 से 9 बीघा। तो यहां पर उस जरीब की लंबाई को छोटा करने के कारण आपकी भूमि की जो माप है वो पहले से ज्यादा आ रही है। तो अगर टैक्स में कटौती भी कर दी जाएगी तो यहां बीघा की संख्या बढ़ने के कारण अब किसानों को पहले जितना या पहले से अधिक ही टैक्स देना पड़ेगा। तो ये 1925 से 1928 ईस्वी तक ये खेल चला और किसानों को जब पता चला कि यहाँ ठिकानेदार के द्वारा जरीब की लंबाई में बेईमानी की गई है, तो ये एकत्रित होकर और 1929 ईस्वी में जयपुर रियासत में पहुंचे और ये कहा कि जरीब की जो लंबाई है वो पहले जितनी ही रखी जाए और उसके बाद ही मेजरमेंट किया जाए, उसके बाद ही माप किया जाए। तो जयपुर रियासत ने एक सलाह के तौर पर कल्याण सिंह को बोल दिया, लेकिन कल्याण सिंह ने इस पर कोई भी ध्यान नहीं दिया। अब इसके बाद हम चलते हैं वर्ष 1931 ईस्वी की ओर, 1931, इसको तो मैं हटा देता हूं। तो बात आती है वर्ष 1931 की और 1931 में एक सभा का गठन किया गया। वो सभा थी राजस्थान जाट क्षेत्रीय सभा, राजस्थान जाट क्षेत्रीय सभा। और इसके गठन का जो श्रेय जाता है वो जाता है भरतपुर के जाट नेता जिनका नाम था ठाकुर देशराज। इनका नाम है ठाकुर देशराज, ये भरतपुर के जाट नेता थे। इनके द्वारा वर्ष 1931 में इस राजस्थान जाट क्षेत्रीय सभा का गठन भी किया गया और इसके अतिरिक्त इन्होंने यहाँ के किसानों की समस्या को एक समाचार पत्र में भी उठाया था। उस समाचार पत्र का नाम आप ध्यान रखना, वो था राजस्थान संदेश। राजस्थान संदेश। हालांकि यह ऐसा, इस क्षेत्र का कोई ऐसा पहला संगठन नहीं था, राजस्थान जाट क्षेत्रीय सभा, जो किसानों की समस्याओं को उठा रहा था और उनको संगठित करने का प्रयास कर रहा था। इससे पहले भी वर्ष 1918 में भी एक सेवा समिति का गठन किया गया था जिसको चीरवा सेवा समिति कहा गया था। 1918 में कौन सी समिति? चीरवा सेवा समिति। इस समिति के जो कार्य थे वो ध्यान रखना, एक तो किसानों की आर्थिक सहायता करना कि यदि कभी अकाल की स्थिति हो जाए, किसान परेशान हैं, उनकी फसल खराब हो जाए तो उनकी सहायता करना, लेकिन मुख्य इसका जो कार्य था वो था किसानों को संगठित करना, क्योंकि संगठन में ही ताकत होती है। अगर कोई व्यक्ति या समाज
या धर्म अगर संगठित है तो वो ज़्यादा मजबूत है, बजाय इसके अगर वो खुला अलग अलग बिखरा हुआ रहे तो चीरवा सेवा समिति का गठन किया गया था 1918 में, लेकिन उस समय कोई ज़्यादा विशेष कार्य नहीं हो सके और बाद में वर्ष 1931 ईस्वी में ठाकुर देशराज के द्वारा राजस्थान जाट क्षेत्रीय सभा का गठन किया गया। 1931 में तो इसका गठन किया गया और अगले ही वर्ष 1932 में इसका एक सम्मेलन का आयोजन किया गया 1932 में, बसंत पंचमी के दिन। अब जब ये सम्मेलन का आयोजन हुआ तो लगभग 60,000 की संख्या में यहां पर किसान एकत्रित हुए। अब ये संख्या छोटी नहीं होती है, बड़ी होती है। इसके कारण ठिकानेदार को चिंता तो होने लगती है। इसके बाद बात आती है 1933 ईस्वी में, और 1933 ईस्वी में राजस्थान जाट क्षेत्रीय सभा और इसके अतिरिक्त अखिल भारतीय जाट महासभा, इनके द्वारा एक अभियान चलाया गया। अखिल भारतीय जाट महासभा, इन संगठनों के कार्यकर्ता गांव गांव गए, ढाणी ढाणी गए और किसानों को संगठित करने का कार्य किया। बाद में फिर एक महायज्ञ का आयोजन किया गया और वो महायज्ञ का आयोजन किया गया वर्ष 1934 ईस्वी में। ध्यान रख लेना, 20 जनवरी से 26 जनवरी 1934 में एक महायज्ञ का आयोजन किया गया। सीधी सी बात है, क्या उद्देश्य था? ज़्यादा से ज़्यादा जो किसान है वो एकत्रित हों। किसान एकत्रित होंगे, उनको नेतृत्व दिया जाए, उनको संगठित किया जाए, जिससे ठिकानेदार की समस्या को बढ़ाया जा सके, या यूं बोला जा सके कि किसानों की समस्याओं को कम किया जा सके। ठीक है साहब, तो ये एक यज्ञ का आयोजन किया गया और इस यज्ञ को कहा गया जाट प्रजापति महायज्ञ। जाट प्रजापति महायज्ञ। अब यहां पर कुछ घटनाएं हुई। यह महायज्ञ इतना विशाल सम्मेलन था कि इसमें लगभग 3.5 लाख किसान पहुंचे। कहां पर हुआ था ये? सीकर के पलथाना में, पलथाना यहां पर हुआ था। और यहां पर प्रमुख जो किसान नेता पहुंचे थे उसमें एक तो थे ठाकुर देशराज, ठाकुर देशराज, इसके अतिरिक्त मास्टर चंद्रभान, मास्टर चंद्रभान, इसके अतिरिक्त हरि सिंह चौधरी और देव सिंह। तो यहां पर इस महायज्ञ में ये प्रमुख किसान नेता थे। और इसके अतिरिक्त जो यज्ञपति थे उनका नाम था हुक्म सिंह, हुक्म सिंह। अब जब ये किसान आयोजन हुआ, यहां पर ये विशाल सम्मेलन हुआ, तो एक तो इन किसान नेताओं के द्वारा ठिकानेदार की यानी उस ठिकाने की आलोचना की गई, जो अव्यवहारिक लाग बाग और जो लगाई हुई थी उनकी आलोचना की गई। इसकी वजह से जो ठिकानेदार है वो बहुत नाराज हुआ, और नाराज होने की वजह से उसने क्या किया, एक तो दमन चक्र चलाया, प्रमुख नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया, जिसमें एक तो थे मास्टर चंद्रभान और एक थे हरि सिंह। मास्टर चंद्रभान पर 51 रुपए का जुर्माना लगाया गया और 6 सप्ताह की इनको सजा दी गई। इसके अतिरिक्त पलथाना में जो एक जाट स्कूल था उसको भी गिरवा दिया गया। इसके अलावा यहाँ के ये जो किसान है ये चाहते थे कि जो हुक्म सिंह हैं, जो यज्ञपति हैं, उनको हाथी पर बैठाया जाए, लेकिन ठिकानेदार के द्वारा उस समय हाथी उपलब्ध नहीं करवाया गया और हाथी देने से साफ साफ मना कर दिया गया कि मैं आपको कोई भी हाथी उपलब्ध नहीं करवाने वाला हूँ। खैर, हाथी देना तो दूर की बात है, इन किसानों पर दमन चक्र चलाया गया। ठीक है, अब यहीं पर यह घटना यहीं नहीं रुकने वाली थी। ये जो महायज्ञ हुआ था इसी वर्ष में अब एक एक करके बहुत सारी घटनाएं होने वाली हैं, उनको आप समझना। वापस उसी विषय पर आ जाओ कि यहां पर यह महायज्ञ हो गया, इसकी बात हो गई। अब देखो इसके बाद क्या हुआ। जनवरी 1934 में यह महायज्ञ हुआ। इसके बाद बात आती है अप्रैल 1934 ईस्वी में, इसको तो मैं हटाऊं, और बात आती है अप्रैल 1934 ईस्वी की। अप्रैल 1934 ईस्वी की, और जगह है सिंघोत। सिंघोत में क्या किया गया, महिलाओं को बहुत अपमानित किया गया। बहुत सी महिलाओं के बाल पकड़कर और उनको घसीटा गया। इसकी वजह से ही अब
अप्रैल 1934 ईस्वी में एक विशाल महिला सम्मेलन का भी आयोजन किया गया। ध्यान रख लेना, यह शेखावाटी किसान आंदोलन से जुड़ा हुआ बहुत विशाल महिलाओं का एक सम्मेलन था, जो कि कब बुलाया गया था? 25 अप्रैल 1934 में। पूछ लिया जाता है कहां बुलाया गया था? कटराथल में। कटराथल में लगभग कितनी महिलाएं पहुंची थी यहां पर? 10,000 महिलाएं। इन महिलाओं का नेतृत्व कर रही थी किशोरी देवी। जो किसान नेता हरलाल खर्रा की पत्नी थी। हरलाल खर्रा। इसके अतिरिक्त और कुछ प्रमुख नेत्रियां भी थी। उनका नाम था एक तो उत्तमा देवी, इसके अतिरिक्त दुर्गा देवी शर्मा। उत्तमा देवी, ये पूछ लिए जाते हैं, ध्यान रखना। उत्तमा देवी जो ठाकुर देशराज की पत्नी थी, और इसके अतिरिक्त दुर्गा देवी शर्मा। दुर्गा देवी शर्मा। तो ये कटराथल का ये महिला सम्मेलन हुआ था, जो 25 अप्रैल सन 1934 में हुआ था। कटराथल जो सीकर ठिकाने में आता था, और यहाँ पर लगभग 10,000 महिलाएं पहुंची थी। इन महिलाओं का नेतृत्व किशोरी देवी कर रही थी। किशोरी देवी जो कि हरलाल खर्रा की पत्नी थी, इसके अतिरिक्त उत्तमा देवी जो कि ठाकुर देशराज की पत्नी थी, और दुर्गा देवी शर्मा। ठीक है साहब। अब यह आंदोलन हो गया। इन महिलाओं ने चेतावनी दी कि यदि ठाकुर को सजा नहीं दी गई, महिलाओं के प्रति जो व्यवहार दर्शाया गया है, यदि इस प्रकार के व्यवहार के लिए उनको सजा नहीं दी गई, तो यह आंदोलन और अधिक बड़ा किया जाएगा और इसको और अधिक उग्र किया जाएगा। जयपुर रियासत के पास में, जयपुर दरबार के पास में भी समस्या पहुंचाई गई। तो बाद में अगस्त सन 1934 ईस्वी में, ध्यान देना, अब अप्रैल के बाद मई, जून, जुलाई, अगस्त, यानी कि अगस्त 1934 ईस्वी में जयपुर रियासत के द्वारा एक अधिकारी WT वेब को यहां पर भेजा गया किसानों और ठिकानेदार के मध्य समझौता कराने के लिए। क्या नाम था? वेब। वेब को भेजा गया। वेब यहां पर आया और वेब ने यहां ठिकानेदार और किसानों के मध्य समझौता तो करवा दिया कि जो कुछ लाग बाग थी उनको कम कर दिया गया, कुछ को समाप्त कर दिया गया, बेगार को समाप्त कर दिया गया, और यह भी निर्णय लिया गया कि यदि ठिकानेदार अगर लाग बाग या लगान बढ़ाता है तो जो किसान पंचायत होगी उससे विचार विमर्श करने के बाद ही इस प्रकार का निर्णय लिया जाएगा। लेकिन इस प्रकार का ये मध्यस्थता से ये समझौता तो हो गया, लेकिन ठिकानेदार के द्वारा किसी भी समझौते को लागू नहीं किया गया, और बजाय इसके बहुत सख्ती से यहाँ पर कर वसूला गया, टैक्स लिया गया। और जैसा राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी की किताब कहती है, पेज नंबर 128 या 129 है, राजस्थान का इतिहास संस्कृति वाली जो किताब है, उसमें बताया गया है कि इस समय ठिकानेदार के द्वारा क्या किया गया कि महिलाओं के आभूषण भी छीने गए, और उनके घर की जो फर्श थी, जो आंगन थे, उनको तोड़ दिया गया, उनको खोद डाला गया। तो बड़ी सख्ती से यहां पर लगान की वसूली की गई। खैर, यहां पर इतने से ही ये सब बात रुकने वाली नहीं थी। यहां इसके संबंध में कुछ और घटनाएं आपको ध्यान होनी चाहिए जिनके संबंध में पूछ लिया जाता है, तो मैं इसको तो हटा देता हूं। एक तो घटना है जयसिंहपुरा की घटना, जो वर्ष 1934 में ही हुई थी। जयसिंहपुरा कब हुई? 21 जून 1934। जयसिंहपुरा एक गांव आता था ढूंढलोद ठिकाने में। ढूंढलोद ठिकाना, ध्यान रखना यहां के संबंध में। यहां ठिकानेदार के जो भाई थे, जिनका नाम था ईश्वर सिंह, एक आध पुस्तकों में इनका अलग नाम भी दिया हुआ है। तो ईश्वर सिंह के द्वारा खेतों पर कार्य कर रहे किसानों के ऊपर गोलियां बरसा दी गई, जिसमें काफी संख्या में किसान मारे गए थे। बाद में ये किसान संगठित होकर जयपुर दरबार में गए, और जयपुर दरबार के समक्ष इन्होंने मांग की कि ईश्वर सिंह को सजा दी जाए। तो ईश्वर सिंह पर मुकदमा चलाया गया, और ये जयपुर रियासत का ऐसा पहला मुकदमा था जिसमें शेखावाटी के जो किसान हैं वो किसी हत्यारे को सजा दिलाने में सफल हुए थे। ये सवाल पूछ लिया जाता है कि एकमात्र ऐसा ये मुकदमा था जिसमें शेखावाटी के जो किसान हैं वो जाट किसानों पर हुए इस हत्याकांड में किसी को सजा दिलाने में सफल रहे थे। तो एक तो ये जयसिंहपुरा का ध्यान रखना। इसके अतिरिक्त एक और घटना पूछ ली जाती है, खूड़ी गांव की घटना। कौन सी घटना? खूड़ी गांव की घटना। खूड़ी की घटना जो कब हुई थी? मार्च 1935 में। घटना क्या थी? यहां पर घोड़ी पर बैठकर तोरण मारने को लेकर विवाद था,
जिसकी वजह से फिर बाद में किसानों के ऊपर गोलियां बरसा दी गई थी और उसमें लगभग 4-5 किसान मारे गए थे, 14 के आसपास किसान घायल हो गए थे और 175-76 के आसपास किसानों को बंदी बना लिया गया था। तो ये खूड़ी गांव की ये घटना है। हो सकता है इस घटना की ये जो डेट है या ये दिनांक है, ये इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। खैर, यहाँ पर ये किसान आंदोलन समाप्त होने वाले नहीं थे। इन्हीं से संबंधित और भी कुछ और घटनाएं होती रही, जैसे चिड़ावा में भी किसानों को संगठित करने का प्रयास किया गया था। थोड़ा इस संबंध में भी बात कर लेते हैं क्योंकि इससे रिलेटेड भी एक क्वेश्चन आया था। चिड़ावा जो कि वर्तमान में झुंझुनू में एक तहसील आती है, चिड़ावा, और यहां पर एक व्यक्ति थे जिनका नाम था प्यारेलाल गुप्ता। प्यारेलाल गुप्ता जिनको कहा जाता है चिड़ावा का गांधी। ये सवाल पूछा हुआ है, चिड़ावा का गांधी किसको कहा जाता है? चिड़ावा का गांधी। प्यारेलाल गुप्ता के द्वारा चिड़ावा के किसानों को संगठित करने के लिए एक समिति का गठन किया गया था, अमर सेवा समिति। अमर सेवा समिति। लेकिन यहां पर जो खेतड़ी के जो शासक थे अमर सिंह, उनके द्वारा प्यारेलाल गुप्ता और समिति के और जो सदस्य थे, टोटल 7 सदस्यों को घोड़ों के पीछे बांधा गया और इनको काफ़ी कोस तक घसीटा गया। इनके शरीर छिल गए थे और बाद में फिर इनको जेल में डाल दिया गया और वहाँ कुछ दिनों तक इनको भोजन नहीं दिया गया, जिसकी वजह से ये यातनाएं देने से बेहोश हो गए। बाद में फिर जब राष्ट्रीय स्तर के जो नेता थे उन्होंने जब हस्तक्षेप किया तो उनके हस्तक्षेप के कारण ही फिर इन लोगों को, यानी प्यारेलाल गुप्ता और इनकी समिति के जो सदस्य थे, इनको रिहा किया गया। हालांकि ये किसानों पर ये जो अन्याय हो रहे थे ये लगातार चलते रहे जब तक कि राजस्थान का विलय नहीं हो गया, राजस्थान की सभी रियासतों का विलय नहीं हो गया और जब तक लोकप्रिय सरकार का गठन नहीं हो गया। खैर, यह हमारा था सीकर शेखावाटी से संबंधित किसान आंदोलन। बाकी अब देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद।